हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट और आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज, तीनों ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 7 की। और ये पेपर नंबर 7 है जो कि सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पेपर को कॉमन पेपर कहा जाता है क्योंकि सभी ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आज हमें ये बताना है कि हम थर्ड यूनिट पर पहुँच चुके हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो आपके सब यूनिट हैं और टॉपिक्स है, इसको हमने वीडियो में क्लियर कर लिया है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल विजिट करते हुए आप लोग वीडियो देख लें, जिसमें आज हम लास्ट जो हमारा सब यूनिट है और ये हमारे तीसरे यूनिट का सब यूनिट 3.5 है, आज हम इसको कवर करेंगे और इसी के साथ में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट ट्रेड से बच्चे कर रहे हैं उनमें 5 यूनिट आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन उस 5 यूनिट में आपके कुछ जो टॉपिक्स इसमें एक साथ दे दिए गए हैं, एक ही यूनिट में 2-2 यूनिट दे दिया गया है, तो वो उसमें अलग अलग करके दिया गया है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप लोग पूरा 3 यूनिट ये कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं एक बार एनालिसिस कर लूँगी, अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा होगा तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। आपको इसी प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी एचआई यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट और आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज, अगर आप एचआई और आईडीडी ट्रेड से यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके इस 7 नंबर पेपर में मात्र 3 यूनिट दिए गए हैं और इस तीनों यूनिट को हमने वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि आज हमारा ये आखिरी वीडियो है। तो इसी के साथ में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फैमिली एंड कम्युनिटी, और आपका जो रोजगार स्किल्स करके ऐसे कुछ करके आपका एक सब्जेक्ट है पेपर नंबर 13, जो कि पिछले साल आप लोगों का के इस सिलेबस में जुड़ा है, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या कुछ पढ़ना है। हाँ, पिछली वीडियो में आप लोगों को सीसीई के बारे में बताना भूल गए थे। वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई थी, छूट गया था ये टॉपिक, तो हम इसको भी इसी में कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है स्कूल रिकॉर्ड का रख रखाव, प्रगति रिपोर्ट, संचयी रिकॉर्ड और केस हिस्ट्री। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें आज क्या कुछ जानना है इसके बारे में। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इससे संबंधित हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले ईसीसी की बात करेंगे, सीसीई की बात करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शिक्षा किसी भी समाज की आधारशिला होती है। इसका मूल्यांकन जो होता है, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं, केवल अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं होती है बल्कि छात्र के सर्वांगीण विकास से ये रिलेट करता है। जब आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उस बच्चे का आप संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं। उसका हाव भाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसके सांस्कृतिक प्रभाव कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे मूल्यांकन करते हैं। किस सब्जेक्ट में कितना नंबर ला रहा है, किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, किस सब्जेक्ट को वो बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, सारी चीज़ों का हम यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे होते हैं। केवल हम ये मूल्यांकन लिखित परीक्षा पे नहीं करते हैं बल्कि हम इसको मौखिक तरीके से भी
इसका मूल्यांकन करते हैं। बच्चे के सोचने समझने की शक्ति, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, इसका भी हम आकलन करते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है आपका CCE की अवधारणा को अपनाया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों में मूल्यांकन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर हम इसका आकलन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं CCE की आवश्यकता पड़ेगी। तो छात्रों का निरंतर प्रगति और उनकी जो संपूर्ण क्षमताएं हैं उसको मापने के लिए हमें कुछ उपकरण की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। CCE शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और विकासोन्मुखी बनाने का एक माध्यम होता है, जिसमें बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और मानसिक, यहाँ तक कि शारीरिक विकास को परखा जाता है। इसमें जो शिक्षा है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से बच्चे को दिया जाता है, यानी कि आप बच्चे को सिलेबस के अनुसार पढ़ाते भी हैं और उसको भौतिक वातावरण में भी ले जा कर के बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जिसमें बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, तार्किकता, सृजनात्मकता, ये सभी क्षमताओं का आप विकास करते हैं। और ये सभी विकास होने में कहीं ना कहीं सहायक भी होते हैं जब आप उस विद्यालय के भौतिक वातावरण में या फिर उसके कक्षा कक्ष में या फिर उस विद्यालय के वातावरण में जब उस बच्चे को सिखा रहे होते हैं। इसके तहत अगर मूल्यांकन की बात करें तो केवल ये वार्षिक परीक्षा पर आधारित ना होकर के सतत रूप से वर्ष भर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये हमारा परीक्षा का पैटर्न रखा गया है, क्या होता है कि हर 3 महीने पे बच्चे का परीक्षा लिया जाता है, या साप्ताहिक या टेस्ट वगैरह ऐसे भी लेकर के उस बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं। तो सभी बच्चों का जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं तिमाही के तौर पे, फिर हम तिमाही के तौर पे फिर उसको सामासिक के रूप में, अर्धवार्षिक के रूप में और वार्षिक के रूप में, यानी कि एनुअल के रूप में। तो आप जानते हैं कि पूरे वर्ष बच्चों का मूल्यांकन चलता रहता है। पहले क्या होता था कि पूरे वर्ष बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया जाता था, वर्ष में एक बार बच्चे का मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके सभी पक्षों को मजबूत करना है, तो इस वजह से उस बच्चे का पूरे साल मूल्यांकन किया जाता है। और उसमें बच्चे को किसी भी प्रकार का तनाव या दबाव नहीं दिया जाता है। उसके सीखने की प्रक्रिया को यहाँ पे मनोरंजन के तरीके से किया जाता है, ताकि बच्चा उसमें रुचि लेकर के सारी चीज़ें सीखे। यानी कि शिक्षा को हम यहाँ पे बाल केंद्रित बनाते हैं, ना कि हम शिक्षक केंद्रित बनाते हैं कि सख्त तौर पर उस बच्चे को सिखाएं। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जाए। बच्चे के अनुरूप ही यहाँ पे शिक्षा देना होता है। अब हम बात करेंगे ECC की विशेषताएं क्या हैं या इसकी अवधारणा क्या है। तो सतत या व्यापक मूल्यांकन बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसको हर तरीके से बच्चे पर लागू किया जाता है, जैसे कि उसके शैक्षणिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर इस जोर दिया जाता है, और इन सभी पक्षों पर ये आधारित भी होता है। सतत का तात्पर्य ये होता है कि मूल्यांकन केवल एक समय तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे शिक्षण सत्र के दौरान चलता रहेगा, वर्ष भर ये चलता रहेगा। इसमें शिक्षकों को भी ये समझने में सहायता मिलेगी कि छात्र किस प्रकार से सीख रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है, कि बच्चा किस पक्ष को ज़्यादा सीख रहा है, किस पक्ष में वो कमज़ोर है। उस चीज़ को हम वहाँ पे मूल्यांकन करते हुए उस बच्चे का हम सुधार कर देंगे जिस भी चीज़ में वो पीछे होगा। व्यापक का आशय ये होता है कि केवल बौद्धिक ज्ञान ही नहीं है, बल्कि छात्रों की नैतिक, रचनात्मक और सामाजिक, यहाँ तक कि शारीरिक क्षमताओं का भी यहाँ पे मूल्यांकन इसमें शामिल किया जाता है। ECC को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE एक्ट के तहत 2009 में इसको लागू किया गया था। तो अब आप जान सकते हैं कि ECC को कब लाया गया। तो ये NCF 2005 में भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक कि RTE एक्ट 2009 में भी इसका स्थान है। यह जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, ये छात्रों की जो शिक्षा यात्रा है उसको निरंतर जांचने का कार्य करती है, और शिक्षकों को भी ये सुविधा देती है कि छात्रों की समझ व चिंतन शैली जो है उनके सभी जो विकासात्मक पहलू हैं, उन सभी विकासात्मक पहलुओं को शिक्षक जान सकें। इससे जानने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं इसमें ध्यान देने योग्य। तो
तो इसकी प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू की जाती है। वर्ष भर जो ये आपके निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसको लागू किया जाता है स्टेप बाय स्टेप में। फिर संतुलित आकलन किया जाता है, यानी कि ये न केवल अकादमिक विषयों पर केंद्रित होता है बल्कि छात्रों के अनेक एक्टिविटी पे इस चीज़ को लागू किया जाता है, जैसे कि बच्चा नृत्य कर लेता है, संगीत में है कैसा, खेल कूद कैसा है, नैतिक मूल्य उसमें कैसे हैं, सभी पक्षों का यहाँ पे आकलन किया जाता है। इसके बाद समावेशी मूल्यांकन भी इसमें किया जाता है कि बच्चे सीखने का अवसर इसमें दिया जाता है, जो हमारे CWSN के बच्चे होते हैं उनको भी, और उनकी भी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षित किया जाता है, और कहीं भी कमी आती है तो उस चीज़ को भी पूरा किया जाता है। इसके साथ परीक्षा के तनाव को कम करना होता है। इसमें सतत प्रक्रिया के रूप में ये चलता रहता है वर्ष भर, तो इसमें अधिक दबाव नहीं दिया जाता है। इसमें विविध मूल्यांकन होते हैं, जैसे कि मौखिक परीक्षा के रूप में आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के रूप में देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप पे देख सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा करके आप देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धात्मक कुछ चीज़ें करा के आप देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से आप इन बच्चों का साल भर मूल्यांकन अपने कक्ष में करते रहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसकी आवश्यकता जो है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जो उसकी सीमा होती है, उसको दूर करने के लिए ये पड़ता है। जो पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा था कि ये वर्ष में एक ही बार मूल्यांकन किया जाएगा, तो इसको दूर करने के लिए CCE को लागू किया गया। पहले की शिक्षा प्रणाली केवल अंक प्रदान करके बच्चे को उसको पास कर दिया जाता था और किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कार्य नहीं किया जाता था। इसी को देखते हुए बच्चे पर रटंत जो विद्या थी उसको ख़त्म किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पे लाई गई कि बालक के अनुरूप ही उस बच्चे को शिक्षित किया जाएगा। उसमें नैतिक मूल्य कैसे हैं, व्यवहार कैसे हैं, भाषा कैसे है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, ये सभी चीज़ें उसमें विकसित की जाएंगी। यहाँ तक कि शिक्षा को परिणाम मुखी बनाने के लिए भी इस पे जोर दिया जाता है कि इसमें अगर बच्चे को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उसका संपूर्ण विकास यहाँ पे करना होगा और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे कार्य करेंगे। छात्रों की क्षमताओं का सही आकलन करने के लिए तो प्रत्येक छात्र की सीखने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी, तो उनके सीखने की क्षमता के आधार पर भी हम यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे। रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल विकसित करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं, उनकी तार्किक क्षमता को भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ साथ उनमें रचनात्मक सोच को भी हम बढ़ावा देते हैं और समस्या हल करने की अगर क्षमता विकसित हो रही है तो उसके आधार पर भी हम मूल्यांकन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे समझाने का तरीका ये है कि आप अगर एक बार इसको अच्छे से सुन भी लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। टॉपिक जो है हमारा कि शिक्षा को अधिक रोचक बनाना। आप अगर शिक्षा को अधिक रोचक बना रहे हैं, आनंद तरीके से उसको ले रहे हैं, आप उसको खेल खेल में पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बच्चे रुचि लेकर के उसको सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो इससे भी उस बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करके भी बच्चों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है। अब भावनात्मक और नैतिक विकास बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे समाज में निकलते हैं और साथ ही साथ वो अपने घर परिवार में होते हैं, तो लोगों के साथ में उनकी नैतिकता दिखनी चाहिए। भावनात्मक रूप से वो एक दूसरे के साथ में जुड़ाव महसूस करें, इसका भी उनमें विकास किया जाता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? तो इसके लाभ ये होते हैं कि परीक्षा का जो तनाव होता है वो बच्चों में कम होता है। इससे जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने में मदद मिलती है और शिक्षा का आनंददायक अनुभव बच्चों को मिलता है। विभिन्न प्रकार से उनमें एक्टिविटी कराई जाती है, उनके माध्यम से वो जानते हैं। अभिभावक की भी सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाती है। समय समय पे अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसमें और भी सभी प्रकार के जो कौशल इसमें
शामिल किए जाते हैं, जैसे कि बच्चे का विश्लेषण करना, नेतृत्व क्षमता देखी जाती है, संचार कौशल देखे जाते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पे पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में भी यहाँ पे सुधार लाने का पूरा अवसर दिया जाता है बच्चे को सीखने में। कहीं भी समस्या आ रही है तो उसको दोबारा से अवसर दे करके उस बच्चे को सिखाते हैं। ईसीसी का प्रभाव क्या होता है? तो ईसीसी जो होती है वो छात्रों के सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करती है और उनमें नए नए सृजनात्मकता को लाती है, नए नए चीज़ों को सीखने में मदद करती है। शिक्षकों के शिक्षण पद्धति में भी सुधार लाती है कि एक ही ढर्रे पर शिक्षक शिक्षा ना दें, उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स निर्माण करने की ये ईसीसीसी जो है सीसीई जो है वो काफ़ी कार्य करता है। समाज में शिक्षित और आत्मनिर्भर नागरिकों का भी निर्माण होता है इससे। और अब हम बात करेंगे सीसीई की चुनौतियां और सुधार की संभावनाएं के बारे में। तो यद्यपि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लाता है, फिर भी इसे लागू करने में कई चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान निकालना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि जो इसका प्रभाव है वो अधिक व्यापक और प्रभावशाली हो सके बच्चों पे। इसके लिए क्या करना होता है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की कमी अगर हो रही है तो फिर बच्चों में आप अच्छे से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कार्यभार की अगर अधिकता दे रहे हैं तो भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि अभिभावकों के साथ में अगर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर देते हैं। अंक आधारित मानसिकता अगर है तो फिर बच्चों को अंक दे करके केवल पास कर दिया जाता है, उनका समग्र विकास यहाँ पे नहीं हो पाता है। स्कूलों में अगर संसाधन की कमी हो रही है, जैसे कि स्मार्ट क्लास नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या वहाँ पे उपकरण उपलब्ध नहीं है, या खेल कूद की सामग्री नहीं है, या जो शिक्षक है उनकी संख्या में कमी है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो इससे भी सीसीई का प्रभाव जो है उसको एक्टिव तरीके से हम वहाँ पे लागू नहीं कर सकते हैं। छात्रों की निष्क्रियता है तो इससे भी कहीं ना कहीं शिक्षक उन्हें शिक्षा देने में समर्थ नहीं होते हैं। बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हम आगे बात करेंगे प्रगति रिपोर्ट, संचयी अभिलेख एवं केस हिस्ट्री के रखरखाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बारे में जानेंगे जो कि हमारा 3.5 यूनिट है। सीसीई आपका 3.4 में था, तो आप लोग इसको मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं है। तो ये 3.5 में बताया जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, मेरे ध्यान से उतर गया और मैंने वहीं पे वीडियो समाप्त कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3.5 हम अपना। इसमें ये कहा गया है जो रख रखाव है हमारे स्कूलों में रिपोर्ट्स की, तो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रगति का सही मूल्यांकन, उनकी आवश्यकताओं को समझने और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जो व्यवस्थित डाटा का संग्रह है या संग्रहण है एवं विश्लेषण है वो आवश्यक होता है। आप मान लीजिए पूरे वर्ष बच्चों का मूल्यांकन किए, लेकिन मूल्यांकन करके उसको लिखे नहीं, तो फिर आप अगर उसको 4 महीने बाद जानना चाह रहे हैं तो आप नहीं जान पाएंगे कि उस टाइम पे कौन सा बच्चा किस स्थिति में था। इसके लिए क्या होता है कि एक रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उसमें बच्चे की सारी स्थिति लिखी जाती है। बच्चा किस में तेज है, किस में वो पीछे है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंगित की जाती हैं। इस संदर्भ में प्रगति रिपोर्ट, संचयी अभिलेख जिसको हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं, या केस हिस्ट्री, ये प्रमुख दस्तावेज होते हैं। विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन, व्यवहार, मानसिक विकास, समग्र प्रगति का समुचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं ये, यानी कि इसमें ये इन सारी चीज़ों का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ होता है। और शिक्षक, अभिभावक के प्रशासनिक अधिकारी विद्यार्थियों की कमजोरियां, आवश्यकताएं, क्षमताएं, ये सभी चीज़ें इसमें लिखित रूप में रखी जाती हैं एक रिपोर्ट्स बना करके। शिक्षा जगत में प्रगति रिपोर्ट विद्यार्थी के प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्राप्त किए गए जो उसके अंक होते हैं, उसकी जो गतिविधियां होती हैं, उस समग्र जो उसने प्रदर्शन किया था पूरे साल में, वो सारी चीज़ें लिखित रूप में रखी जाती हैं। ये पूरा ब्यौरा इसलिए रखा जाता है ताकि हमें आने वाले समय में अगर उस बच्चे के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी हो तो उस रिपोर्ट से हम जानकारी कर लें।
उसमें मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा था, पाठ्यक्रम में वो कैसा था, पाठ्येतर उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कैसी थी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं, रखी जाती हैं रिकॉर्ड्स के रूप में। केस हिस्ट्री किसी विद्यार्थी के विशेष शैक्षिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक मुद्दों के समाधान हेतु उसको रखा जाता है। इसमें पिछली जो परिस्थितियाँ थी, क्या वो उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि था, सामाजिक परिवेश कैसा था, कहाँ से वो आया था, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं डिटेल में। ये जो दस्तावेज होता है ये सही प्रकार से रख रखाव करना इसका अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर हम बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसी रिकॉर्ड्स के रख रखाव से ही केवल शिक्षकों को विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा को ही ट्रैक करने में सहायता नहीं मिलती है, बल्कि उनके भविष्य की योजना बनाने में भी उनको मदद मिलती है। तो इसका जो रख रखाव होता है वो काफ़ी सतर्कता के साथ में रखना होता है कि किसी बच्चे का कोई भी रिकॉर्ड्स इधर उधर ना हो। प्रगति रिपोर्ट का रख रखाव और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो जो प्रगति रिपोर्ट होता है वो विद्यार्थी के प्रदर्शन को पूरे साल भर में उसने कैसे किया, क्या किया और किस में कितने अंक पाए, और किस एक्टिविटी में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, किस एक्टिविटी में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, ये सभी चीज़ें इसमें इंगित की जाती हैं। उसकी संपूर्ण भागीदारी को इसमें इंगित किया जाता है और इस प्रगति रिपोर्ट को समय समय पर भी संकलित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों के साथ में उसको साझा किया जाता है। चाहे वो अभिभावक मीटिंग हो, चाहे आप घर जाते हो उसके, तो वहाँ पे आप उसके बच्चे के बारे में पूरा बता सकते हैं। प्रगति रिपोर्ट में जो और चीज़ें शामिल हैं उसमें जैसे कि डेटा संग्रहण, संकलन करना और इसमें जानकारी रखना विषयवार बच्चों के, और आंकड़ों का इसमें विश्लेषण किया जाता है, रिपोर्ट निर्माण किया जाता है जिसमें बच्चे की कमजोरी जो भी होती है वो चीज़ उसमें शामिल किया जाता है। माता पिता के साथ कब कब संवाद किए गए और किस विषय पे किए गए, ये सारी चीज़ें लिख कर रखी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संचयी अभिलेख यानी कि कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। तो संचयी अभिलेख विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा का पूरा विवरण होता है, यानी कि ये वह दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक शारीरिक जो उसका विकास हो रहा है उसके बारे में, पूरी एक्टिविटी और शिक्षकों के अवलोकन और विशेष आवश्यकता का यहाँ पे पूरा विवरण दिया जाता है। इसके साथ ही बच्चे की रुचि, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी ज़रूरत, इसका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ये भी सारी चीज़ें उसमें इंगित की जाती हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी का संकलन। तो इसमें व्यक्तिगत जानकारी के बारे में अगर हम बता दें तो इसमें जन्म तिथि, लिंग, माता पिता का नाम, संपर्क, उसका पूरा पता, ये सभी चीज़ें इसमें दर्ज की जाती हैं। शैक्षणिक प्रदर्शन भी इसमें रखे जाते हैं और स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। समय समय पे टीका लगवाना, ये सारी चीज़ें सूचनाबद्ध तरीके से रखी जाती हैं। सह पाठ्यक्रम और सामाजिक गतिविधियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। बच्चा खेल में, कला में, संगीत में, नृत्य में, वाद विवाद में या समाज सेवा में किसमें वो भागीदारी में कितना प्रदर्शन किया है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती हैं। अभिभावकों के अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ जो आती हैं किसी भी विषय में बच्चों को, तो उसकी जो भी उसमें उपलब्धता होती है वो भी रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार संशोधन करके अपडेट भी इसको समय समय पे किया भी जाता है। अब हम बात करेंगे केस हिस्ट्री की। तो केस हिस्ट्री एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके तहत किसी विद्यार्थी की समस्याओं को, उनकी पिछली परिस्थितियों और सुधारात्मक उपायों का विस्तृत अध्ययन इसमें किया जाता है। केस हिस्ट्री का उपयोग तब किया जाता है जब विद्यार्थी को शिक्षण में कठिनाइयाँ हो रही होती हैं और वो मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित होता है, अर्थात वो CWSN या दिव्यांग होता है या फिर असामान्य परिवर्तन उसमें देखने को मिल रहे होते हैं, तब हम केस हिस्ट्री का यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसमें समस्या की पहचान की जाती है सबसे पहले, और व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। शिक्षण और व्यवहार संबंधी भी इसमें बच्चों के अवलोकन किया जाता है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराए जाते हैं। समाधान और सुधारात्मक उपाय भी इसमें अपनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे संचयी अभिलेख और केस हिस्ट्री के रखरखाव में आने वाली समस्याओं के बारे में। अगर आप आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी उसमें लिख करके नहीं रखते हैं, तो इससे समस्याएं आती हैं। सूचना की गोपनीयता को भंग नहीं करना होता है, इसको
अच्छे से डेटा रखा जाता है, कोई प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत आपको चलना होता है कि आपको कोई भी व्यक्तिगत सूचना बच्चे की इधर उधर नहीं करनी है। समय की कमी होती है इसमें, डेटा संकलन की जटिलता भी होती है, कागजी कार्रवाई जो होता है वो भी अगर लंबे समय तक चल रहा है तो इससे भी परेशानी आती है। तकनीकी सुधार अगर नहीं हो पा रहा है, बच्चों का समावेशन नहीं हो पा रहा है तो इससे भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। संचयी अभिलेख और केस हिस्ट्री के प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें जो भी जानकारी मिलती है उसको संग्रह करके रखा जाता है, बल्कि ये भी इसमें अपनी भूमिका को निभाया जाता है कि दस्तावेज विद्यार्थी के विकास की दिशा में नीतिगत निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं। उसमें प्रगति रिपोर्ट, संचयी अभिलेख, केस हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें बहुत ही संभाल करके रखी जाती हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? इसलिए आवश्यकता होती है, पूरा हम बता देते हैं, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? जब कोई बालक आपके स्कूल में आता है तो आप शुरू से जब उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि उस बालक में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि उन क्षेत्रों में वो काफ़ी तेज होता है। जैसे मान लीजिए उसका सामाजिक जो परिवेश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो सामाजिक जो उसका व्यवहार होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करेंगे कि उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है वो अगर कमज़ोर है तो उस चीज़ को फिर बाद में डेवलप किया जाता है। तो ये इसकी आवश्यकता होती है कि और आवश्यकता ये भी होती है कि हर बच्चे का अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर आप उस बच्चे के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे और अगर आप उसी को संग्रह करके रखे रहेंगे तो बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं बना करके स्कूलों में। व्यक्तिगत सूचनाएं भी बच्चों की रखी जाती है, जैसे कि उसके घर का पता है, फ़ोन नंबर है, या उस बच्चे के माता पिता का नाम है, पूरा एड्रेस जो है, वो सारी चीज़ें बहुत ही गोपनीयता के साथ में रखी जाती हैं, उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जानकारी के लिए रखी जाती हैं स्कूलों में। तो इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि हर बच्चे के बारे में उसकी प्रगति कैसी है पूरे वर्ष की, उसके लिए ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये लास्ट यूनिट ख़त्म होता है और अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी से जुड़े, वहाँ से आप ये इस वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। और हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, काफ़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट आप सिलेबस के अनुसार स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम नए सब्जेक्ट पर विचार करेंगे, जो कि सब्जेक्ट होगा हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी, जो कि हमारे ये HIVI और IDD के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की हम बात करेंगे, जो कि कॉमन पेपर होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।